नमस्ते बच्चों, क्लास 11 हिंदी काव्यखंड। आज हमारी जो कविता है वे आँखें, जिसके की कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पुस्तकों में देखिए। प्रारंभ में छायावादी, फिर प्रगतिवादी और अंत में आध्यात्मवादी सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हिमालय की अनंत सौंदर्यमयी प्रकृति की गोद में बसे कुर्माचल प्रदेश अल्मोड़ा जिला के कोसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 में हुआ था। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता सरस्वती देवी का देहावसान हो गया। मातृहीन बालक ने प्रकृति माँ की गोद में बैठकर घंटों तक चिंतन लीन होना सीख लिया। इससे आभ्यंतरिक विचारशीलता का संस्कार विकसित होने लगा। अपने गांव और अल्मोड़ा के शासकीय इस हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और काशी से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। सेंट्रल म्योर कॉलेज में FA की कक्षा में अध्ययनरत सुमित्रा नंदन पंत सन 1921 ईस्वी गांधी जी के प्रस्तावित असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। कॉलेज पढ़ाई छूट गई। बाद में स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला साहित्य का गहन अध्ययन किया। 29 सितंबर 1977 ईस्वी को प्रकृति का गीतकार हमारे बीच से उठ गया। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया है। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी, पर परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चढ़कर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानो तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपा नाम पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है, उसे स्वयं पंत चित्र भाषा, बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। यहाँ जो कविता इसमें पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत है, वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अब हम बात करेंगे रचनाओं की। पंत जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि अलग अलग हैं। पहले है वाणी, जिसमें प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति चित्रों से युक्त रचना है। पल्लव छायावादी शैली पर आधारित काव्य संग्रह है। गुंजन सौंदर्य की अनुभूति प्रधान गंभीर रचना है। इसके अलावा और भी कई काव्य संग्रह हैं, जैसे युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, प्रगतिशील विचारधारा की मानवतावादी कविता है ये। स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगपंत, उत्तरा, अतिमा, रजत रश्मि, शिल्पी, कला और गुड़ाचान, चिदंबरा, रश्मिबंध, लोकायत्न, महाकाव्य आदि उनके काव्य संग्रह हैं।
उपयुक्तते ग्रंथि, जो कि इनका खंड काव्य है, ज्योत्सना, परी, रानी आदि नाटक, हाट, ये इनके उपन्यास हैं। 5 कहानी, यह कहानी संग्रह है। मधु ज्वाल उमर ख़याम की रुबाइयों का अनुवाद तथा रूपाक पत्र का संपादन इनकी प्रतिभा का प्रमाण है। उपाधि एवं पुरस्कार। लोकायत्न महाकाव्य है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत है। कला और बूढ़ाचांद पर साहित्य अकादमी द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार, चिदम्बरा पर 1 लाख का पुरस्कार ज्ञानपीठ द्वारा दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के सबसे पहले कवि थे पंडित। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी इन्हें अलंकृत किया। वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखे उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण देंगे दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा, आँखों में इसका छोड़ उसे मझधार आज संसार का सदृश्य वह खिसका। जो प्रस्तुत काव्यांश आपके में दे रखा है बच्चों, इसमें कवि ने शोषित एवं दमित किसानों की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। हैरान परेशान किसान की व्यथा का मार्मिक चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि दुखी किसान की आँखें किसी गहरी अंतहीन गुफा के जैसी दिखती है। उसमें दूर दूर तक गहन अंधकार छाया हुआ है। ऐसी आँखों को देखकर मन में एक अज्ञात भय का अनुभव होने लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। उन आँखों में अत्यधिक वेदना, दीनता और दुख पीड़ा का मौन रुदन भरा हुआ है। अर्थात किसानों की पीड़ा, उनके कष्ट, उनकी सूनी बेजान निराशा एवं थकी आँखों में झलकते हैं। यह पीड़ा इतनी अधिक है कि उनकी आँखों में देखने तक का साहस नहीं होता। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका। कभी यह किसान स्वतंत्र था और इस स्वतंत्रता का उसे गर्व भी था, जो उसकी आँखों में स्पष्ट दिखाई देता था। छोड़ उसे मझधार आज संसार का सदृश्य वह खिसका। किंतु स्वाधीनता के बाद नीति नियताओं ने उसकी सुध तक नहीं ली। वह महाजन साहूकारों के चुंगल में फंसता चला गया। शासक वर्ग के लोग उसे बीच मझधार में छोड़कर किनारे की ओर खिसक गए। अर्थात मुसीबत के समय संसार में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे भाग्य भरोसे शोषित होने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया गया। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से आँखों ही में घुमा करता, वह उनकी आँखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। यहाँ पर मार्मिक चित्रण को प्रस्तुत करते हुए खेत बलाद जो उनके होते हैं उनके छीने जाने का इसमें वर्णन किया गया है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह किसान अब जिनसे। कवि किसानों की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसानों की स्मृतियों में आज भी उनके वे अपने खेत बसे हुए हैं, जिन पर वह बिना किसी अन्य के हस्तक्षेप के गर्व से हल चलाया करते थे, खेती किया करते थे। किंतु साहूकारों ने कुटिल षड्यंत्र रचकर अन्नदाता को उसी के खेतों से मालिकाना अधिकार से अब वंचित कर दिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। अर्थात किसानों के उसके खेत छीन लिए गए हैं। उन खेतों में उपजी हरी भरी लहलहाती फसल के तिनके तिनके से उसके स्वयं के जीवन में हरियाली थी, खुशियाँ थी, जिसे देखकर वह हमारे खुशी के फूला न समाता था। परंतु अब सब कुछ जाता रहा। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, किसान का वह एकमात्र बेटा जो उसकी आँखों का तारा था, अर्थात उसे अत्यधिक प्यारा था।
आज उसकी छवि उसकी सूनी आँखों में घूमती रहती है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, निर्दयी और निष्ठुर जमींदार के कारिंदों ने भरी जवानी में ही उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर निर्दयतापूर्वक मार डाला। अपने बुढ़ापे की लाठी को यूं असमय स्वयं से छीनता हुआ देखकर किसान का हृदय विदीर्ण हो उठता है। वह अपने इस दयनीय दुख को अपनी सूनी आँखों में मीचे हुए है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन ने उधार दिए गए मूलधन और उस पर भस्मासुर की तरह विकराल विशाल होती हुई सूद यानी ब्याज के नाम पर सीधे साधे किसान का घर बार बिकवा दिया। रह रहकर आँखों में चुभती वह कोई हुई बर्धों की जोड़ी, साथ ही उस कर्ज को चुकाने के क्रम में उसके पी बेलों की जोड़ी को भी महाजन के गुर्गों ने नीलाम कर दिया। आज भी किसान की आँखों में अपने उन प्रिय बेलों की छवि बसी हुई है जो उसकी आँखों में रह रहकर चुभती है। अभिप्राय यह है कि वर्तमान में किसान अपने हाथ से अतीत में खो चुकी वस्तुओं का ध्यान करके अत्यधिक पीड़ा से भरा हुआ है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अचानक किसान को अपनी अत्यधिक प्रिय सफ़ेद गाय उजरी की याद हो आती है, जो दूध दूहने के लिए किसान के अलावा किसी को भी अपने पास फटकने तक न देती थी। मगर दुष्ट और निर्दयी महाजन ने उसे भी कर्ज के नाम पर नीलाम करवा दिया। आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती उसकी आँखों के सामने आज भी अपनी गाय का स्नेह बस उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार महाजन के शोषण और कर्ज के दुष्चक्र के कारण आज पूरी तरह उजड़ गया है। पुराने सुखमय दिनों की स्मृति आते ही उसकी आँखों में करुणा एवं पीड़ा के भाव उभर आते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वरक चली आँखें आती भर। किसान की दारुण पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बात एक आघातों ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी। उसके घर की परिस्थितियाँ लगातार बिगड़ती चली गई। दवा इत्यादि के अभाव में उसकी पत्नी चल बसी। उसको याद करते हुए उसकी आँखें भर आती हैं। देख के बिना दूह मुही बिटिया को 2 दिन बाद गई मर। उसका हृदय चित्कार करने लगता है। ममता के वात्सल्य एवं ममता भरी देखभाल के अभाव में नन्ही सी उसकी दूध मुही बेटी ने भी 2 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। किसान पर तो मानो वज्रपात हुआ था। एक के बाद एक इन झटकों से वह उबर भी नहीं पाया था कि एक दिल दहला देने वाली घटना ने उसके हृदय झकझोर कर रख दिया। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी की यद्यपि पति घातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। घर में उसके अलावा शेष बची उसके बेटे की विधवा बहू, जिसे वह गृह लक्ष्मी कहता था। समाज द्वारा उसे पति घातिन कहकर प्रताड़ित किया जाता रहा। एक दिन कोतवाल की कुदृष्टि उसकी विधवा पुत्रवधू पर पड़ गई। उसने उसे पकड़कर थाने पर खिंचवा लिया। अपमानित अबला ने तत्क्षण कुएं में कूदकर अपनी यह लीला समाप्त कर दी। वह स्वयं तो चली गई, किंतु किसान के लिए छोड़ गई दर्द का एक ऐसा समुद्र जो उसे प्रतिपल निगलने का आतुर था। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार ही छिन्न भी हो गया था। सारे सपने पल भर में टूटकर बिखर गए थे। खेत पेड़ की जूती जोड़ू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुनकर सांप लौटते फटती छाती। कवि कहते हैं किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं था। वह उसे पेड़ की जूती के समान तुच्छ समझता था। मनुष्य तो एक जूती के खोने अथवा फटने की स्थिति में दूसरी बदल सकता है। अभिप्राय यह है कि किसान चाहता तो फिर से शादी करके दूसरी पत्नी भी घर
में ला सकता था, परंतु जवान बेटे की असमय मृत्यु से उत्पन्न वियोग के कारण किसान को अत्यधिक व्याकुलता और पीड़ा का अनुभव हो रहा है। पुत्र विछोह में उसकी छाती विदीर्ण हो उठती है। वह अत्यधिक कष्ट और गहरे दुख में है। यहाँ कवि कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु से अधिक सदमा अपने जवान बेटे की मौत का लगा। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक हेलाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश्य बन जाती। किसान यादों के झरोकों से जब अपने खुशहाल अतीत के सुखमय जीवन को याद करता है तो एक पल के लिए उसकी सुनी आँखों में खुशी और प्रसन्नता की एक चमक सी उठती है, किंतु अगले ही पल जैसे ही वह यथार्थ की कठोर चट्टान से टकराता है तो वही सुनहरी सुखदायी स्मृतियाँ किसी शूल की भांति उसकी आंखों में चुभने लगती हैं और उसके चेहरे पर कभी भी न समाप्त होने वाली पीड़ा के गहरे भाव भरने लगते हैं। बच्चों, यह जीवन परिचय आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है।